जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम जूही जैन है। पेपर वन कम्युनिकेशन एंड पेपर टू सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस जेआरएफ अड्डा पर मैं आपके लिए लेती हूँ। जेआरएफ अड्डा ऐप को सभी लोग जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। काफी सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाता है, फ्री क्लासेस और उनके जो भी पीडीएफ्स हैं, फ्री लाइव टेस्ट, काउंसलिंग सेशन, क्विजेस, सभी कुछ यहाँ पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो इसका भी आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री लाइव टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं हर मंडे एंड थर्सडे को। तो ये भी आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं अपने अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। एंड कोर्सेज भी आपके लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, काफी अच्छे से क्लासेस हमारी चल रही हैं। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फाउंडिंग फादर्स अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हमने ऑगस्ट कुम्टे के बारे में पढ़ा था। कल हम लोग जॉर्ज जमेल और इसी तरह से बाकी के भी जो भी फाउंडिंग फादर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ अच्छे से डिटेल में तैयारी करना चाहते हो कंप्लीट सोशियोलॉजी की, तो इस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और सारे बेसिक्स एंड देन सारी जो यूनिट्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो ये सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। पेपर वन प्लस सोशियोलॉजी का बैच आप ले सकते हो कंप्लीट वीडियो कोर्सेज के साथ। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और आपसे आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। फ्री डेमो क्लासेस अभी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट जयपुर में है या आसपास अगर आप रहते हो, तो इन फ्री डेमो क्लासेस को भी जरूर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस आप यहाँ पर पे कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका क्रैश कोर्स है वो भी यहाँ पर हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो इसे भी आप जरूर अटेंड। आज के अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम लोग इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इमरजेंस से ही बात करेंगे, मतलब समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, सोशियोलॉजी हमारी एज अ सब्जेक्ट कैसे हमारी स्टार्ट हुई, वो हम लोग आज की क्लास में मोस्टली पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिनके वजह से सोशियोलॉजी का इमरजेंस हमें देखने को मिला, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए। गुड इवनिंग जसिका जी, वेलकम टू द क्लास। तो सबसे पहले अगर हम लोग सोशियोलॉजी की बात करें, तो एज अ डिसिप्लिन या एज अ सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हमारा 160 ईयर्स ओल्ड, मतलब बहुत रीसेंट टाइम का ये हमारा सब्जेक्ट माना जाता है। आप सभी जानते हो काफ़ी सारे, अगस्त कोम्टे के बारे में आप सभी जानते हो, फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन्हें हमारा कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी जो टर्म कॉइन हमारा अगस्त कोम्टे ने किया था 1839 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या क्या ऐसे एंशियंट टेक्स्ट थे इंडियन सोसाइटी में भी हम लोग देखें तो कुछ ऐसे एंशियंट टेक्स्ट थे जिसमें सोसाइटी की हमारी बात की गई है। तो कौटिल्य की हम लोग बात करें, उनकी बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने इस बारे में बात की है। एरिस्टोटल की बुक है हमारी पॉलिटिक्स। इस तरह की जो बुक्स हैं इसमें हमारे सोशियोलॉजी के बारे में बात की गई है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। मेनली हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या क्या हमारे मेन ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिनकी वजह से हमें सोशियोलॉजी का इमरजेंस देखने को मिला, तो ये सारे आपके लिए यहाँ पर मेंशन है। ये जो डिफरेंट इवेंट्स हैं ये आप लोगों को बिल्कुल सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी वाइज ही सारी चीज़ें आपको याद करनी है कि कौन सा इवेंट हमारा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं आप सभी को अच्छे से याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे इसी तरह से पूछे गए हैं, पहले कौन सा इवेंट हुआ था फिर बाद में कौन सा हुआ था। तो ये सब आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर, तो डार्क एजेस का पीरियड हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो एनलाइटमेंट पीरियड हमारा आता है, ज्ञानोदय काल, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ सोशलिज्म एंड राइज ऑफ फेमिनिज्म। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमें लगातार देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हमारा इमर्ज होता है, या क्या सब्जेक्ट मैटर है वो सब हमारा यहाँ से इमर्ज होता है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग डार्क एजेस एंड एनलाइटमेंट पीरियड, अंधकार युग और ज्ञानोदय काल, इनके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर अपकमिंग क्लासेस में हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन सभी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डार्क एजेस की बात करें, सो डार्क एजेस का सिंपल मतलब क्या होता है, ऐसा पीरियड जहाँ पे बहुत ज़्यादा जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी सोसाइटी में हो रही थी, हर सोसाइटी का एक तरह से डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा था। कोई भी बहुत ज़्यादा नया डेवलपमेंट यहाँ पर हमारा नहीं हो रहा था, ना ही कुछ इनोवेशन हमारे यहाँ पर हो रहे थे।
मतलब बहुत एक तरह से डाउनफॉल वाला फेस हमारी सोसाइटी का चल रहा था, कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बहुत ज्यादा वॉर, ड्रॉट, फेमाइन, ये सारी चीजें हमें सोसाइटी में इस टाइम पर देखने को मिल रही थी। तो ये बेसिकली हमारा डार्क एजेस वाला पीरियड था। डार्क एजेस हमें किस टाइम पर देखने को मिलता है, तो जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ था लगभग 15th सेंचुरी में, उस टाइम पे हमें डार्क एजेस वाला जो पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है। तो डार्क एजेस हमारे कब से कब तक रहते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो लगभग 15th सेंचुरी से, सॉरी 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक हमारा डार्क एजेस का पीरियड रहता है। फिर 15th सेंचुरी में हमें जो एनलाइटमेंट या फिर जो रिनाइसेंस पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसके ये जो सारी चीजें हैं, या आप लोग को अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आई होप डार्क एजेस का बेसिक मतलब आप समझ गए हो। ऐसा पीरियड जहाँ पे यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूरोप के सेंस में अगर हम लोग बात करें, तो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा था। स्पेशली रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हमें यहाँ पर सॉरी डार्क एजेस में देखने को मिला था। डार्क एजेस में हम लोग देखें तो हर चीज़ का डिक्लाइन हो रहा था। लिटरेरी एक्टिविटीज़, साहित्यिक गतिविधियों में गिरावट हो रही थी। मतलब कोई भी नई जो भी हमारी बुक्स वगैरह पब्लिश नहीं हो रही थी, या फिर कुछ भी नया एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नई चीज हमारी पब्लिश नहीं हो रही थी, नई बुक्स वगैरह पब्लिश नहीं हो रही थी। वही पुरानी जो चीजें हैं वो हमारी चल रही थी, और उनका भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा था। तो ये डार्क एजेस में हमें देखने को मिला। डिक्लाइन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशंस, मतलब पुरानी चीजों के बारे में जो लिखा जा रहा था वो सारी चीजों का भी यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला। डेमोग्राफिक डिक्लाइन, जनसंख्या जो है उसमें भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इतने ज्यादा वॉर, फेमाइन, भूखमरी, ड्रॉट, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। तो उसकी वजह से जो जनसंख्या है या जो पॉपुलेशन है उसका भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। आर्किटेक्चरल एक्टिविटी भी हमारी बहुत लिमिटेड हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा कोई नई बिल्डिंग्स वगैरह या नए कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह ऐसे सब हमारे नहीं बिल्ट हो रहे थे। बहुत लिमिटेड कल्चरल अचीवमेंट्स यहाँ पे हो रहे थे, बहुत लिमिटेड ही। मतलब डार्क एजेस ऐसा पीरियड था जहाँ पर हर चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा था। कुछ भी नया डेवलपमेंट या नया इनोवेशन हमारा इस पीरियड में नहीं हो रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें डार्क एजेस में देखने को मिली। अब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा होता होता था। फिर उसके बाद जो हमारा पीरियड आता है वो आता है हमारा एनलाइटमेंट का पीरियड। मतलब ऐसी कंडीशंस कौन सी फिर हमारी डेवलप हुई जिसके बाद से हमें सोसाइटी का रिवाइवल देखने को मिला। मतलब फिर से हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे सारी जो चीजें हैं कैसे हमारी इमर्ज हुई या कैसे। तो जैसे हम लोग जानते हैं, अगर आपने एक फ्रेज सुना हो कि जब भी कुछ नया या अच्छी सुबह होने वाली होती है, सनराइज से पहले बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो हम लोग उस चीज से डार्क एजेस को समझ सकते हैं कि नया रिवॉल्यूशन या फिर नए सारे डेवलपमेंट अचीवमेंट्स से पहले बहुत ज्यादा अंधकार युग था। मतलब सारी चीजों का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा था। तो ये जो सारी चीजें हैं डार्क एजेस में हमें को मिली। तो आई होप डार्क एजेस का मतलब आप सभी अच्छे से समझ गए हो कि डार्क एजेस में हमें क्या चीजें देखने को मिली। हर चीज का वहां पर डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। फिर डार्क एजेस के बाद की हम लोग बात करें तो कुछ ऐसी कंडीशंस यहाँ पे हमारी इमर्ज हुई कि किस तरह से सोसाइटी में हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पे होता है हमारा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति हमारी यहाँ पे होती है, जिसके बाद हमें धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव हमें देखने को मिले, नए जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखने को मिले। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे डेवलपमेंट हमें इस पीरियड के बाद देखने को हमें मिले थे। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, कमर्शियल रिवॉल्यूशन हमारा आता है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हमारा आता है, जो लगभग 14 से 18 सेंचुरी के बीच में ये सारी जो चीजें हैं वो डेवलप हुई थी हमारी। और इसी टाइम पर आता है हमारा रेनाइसेंस पीरियड, या इसे हम लोग एनलाइटमेंट पीरियड के नेम से भी जानते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग मोस्टली आज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे सारी जो चीजें हैं उसमें रिवाइवल हमें देखने को मिला। तो रेनाइसेंस पीरियड में जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज का रिवाइवल, हर चीज का पुनरुद्धार यहाँ हमें देखने को मिला। आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, स्कल्पचर, साइंस, हर चीजों का वापस डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सारी नई तरीके से हमारी डेवलप होना स्टार्ट हुई इस पीरियड में। तो ये हमारा रेनाइसेंस एंड एनलाइटमेंट पीरियड है। तो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं
हैं कि कमर्शियल रिवॉल्यूशन हमारा क्या था, कब ये हमारा स्टार्ट हुआ या क्या डेवलपमेंट हमारे हुए, तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। कमर्शियल रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन में इट रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। इस बीच में हमारी बहुत सारी घटना हुई थी। तो लगभग 1450 से लेके 1800 का जो पीरियड था, ये लगभग हमारा कमर्शियल रिवॉल्यूशन का पीरियड माना जाता है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारा इमर्ज हुआ था। पहले की मतलब जो हमारी सोसाइटी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो हमारी बहुत ज़्यादा गिरती जा रही थी, जहाँ पे कुछ भी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, अच्छा जो मार्केट सिस्टम है वो हमारा डेवलप नहीं हो रहा था। तो जब कमर्शियल रिवॉल्यूशन आता है तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिस्टम हमारा डेवलपमेंट होता है। मतलब यहाँ पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसका एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वाणिज्य क्रांति 15वीं सदी में, जहाँ पर व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, मतलब बहुत ज्यादा लोगों आपस में बिजनेस होने लगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से लोग ट्रेड आपस में करने लगे, तो एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिस्टम डेवलपमेंट हुआ। मोस्टली व्यापार हमारा यहाँ बढ़ने लगा, तो व्यापार बढ़ेगा तो उससे धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट होंगे, व्यापार बढ़ेगा तो उससे इनकम लोगों की होगी, तो उससे और भी डेवलपमेंट होंगे सोसाइटी में। तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारा रिनाइसेंस पीरियड का, जहाँ पे धीरे धीरे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसका एक्सपेंशन या फिर व्यापार और वाणिज्य है उसका विस्तार हमें यहाँ पर देखने को मिला था 15 सेंचुरी में। तो ये कि हमारे इम्पॉर्टेंट पीरियड है रिनाइसेंस फेज का, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें, कमर्शियल रिवॉल्यूशन बहुत लार्ज स्केल था एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में था, इसलिए इसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग, जैसे हमने बात की, डिफरेंट जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर है वो भी हमारी डेवलप हुई। तो पर्टिकुलरली हम लोग बात करें यूरोपियन कंट्रीज जो थी हमारी, पोर्तुगल, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड, यहाँ पर हमें जो स्पेशली कमर्शियल रिवॉल्यूशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया इन सभी का होना चाहिए, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सिंपल भाषा में हम लोग बात करें तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन में क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा बढ़ा था, मतलब व्यापार लोगों का बढ़ा, इनकम लोगों की बढ़ी, तो उसकी वजह से सोसाइटी में डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। तो ये चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें अब क्या क्या हमारे फीचर्स थे कमर्शियल रिवॉल्यूशन के, क्या क्या डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले, तो वो भी एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट फीचर है ये हमारे कमर्शियल रिवॉल्यूशन का। यहाँ पर बैंकिंग जो है उसका विस्तार देखने को मिला, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा तो लोग आपस में ज्यादा ट्रेड करने लगे, लोगों के पास ज्यादा इनकम हमारी आने लगी। तो ये जो बैंकिंग फैसिलिटीज है, क्रेडिट जो फैसिलिटीज है यूरोपियन सोसाइटीज में, वो भी हमारी धीरे धीरे डेवलप हमारी होने लगी थी। जो चेक है वो भी हमारा 18 सेंचुरी में डेवलप होना स्टार्ट हुआ। एंड पेपर मनी है उसने हमारा गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को भी रिप्लेस हमारा कर दिया था। सोने और चांदी की मुद्रा हमारी, जो कागज की मुद्रा है उसने हमारी ले ली थी। जैसा आप सभी जानते हो, पहले के टाइम पे हमारे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स चलते थे, उसके बेसिस पर लोग आपस में ट्रेड करते थे, तो जैसे किंग्स वगैरह के टाइम पे। बट जैसे जैसे कमर्शियल रिवॉल्यूशन आया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हमारा होना स्टार्ट हुआ, तो बैंकिंग फैसिलिटीज हमारी बढ़ी, पेपर मनी का बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन अब आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में बढ़ गया। तो ये चीज़ें हमें कमर्शियल रिवॉल्यूशन में देखने को मिली। तो ये फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट फीचर है कमर्शियल रिवॉल्यूशन का, जो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंपनीज का काफी ज्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो ये सेकंड फीचर है हमारा, क्योंकि हम सभी जानते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा था कमर्शियल रिवॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी हमारे डेवलप होने लगे थे। मतलब काफी ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब हमारी इमर्ज हो रही थी, जॉइंट वेंचर्स लोगों के साथ में खुल रहे थे, मतलब दो लोग आपस में मिलकर अपनी कंपनी बना रहे थे। ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा बेसिकली यहाँ पे बढ़ रहा था, नई नई जो कंपनियां हैं उनका विकास या ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारा कमर्शियल रिवॉल्यूशन का, जो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है।
नेक्स्ट थर्ड फीचर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखते हैं राइज ऑफ न्यू क्लास। क्योंकि हमारा बिजनेस बढ़ गया तो एक जो न्यू मर्चेंट क्लास है वो हमारी डेवलप होने लगी। मतलब जो बैंकर्स हैं, शिप ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनकी जो न्यू इकोनॉमिक क्लास है वो अब हमारी यहाँ पर डेवलप होने लगी थी। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है कमर्शियल रिवॉल्यूशन के बारे में। लगभग 17th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास है वो हमारी डेवलप होने लगी थी यूरोपियन सेंचुरीज में। मतलब ऐसे लोग पहले के टाइम पे हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, बट कमर्शियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो बैंकर्स हैं, शिप ओनर्स हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग ज़्यादा मनी अपना इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी लोगों की जो क्लास है वो अब यहाँ हमारी ज़्यादा इमर्ज होने लगी थी। इकोनॉमिक सिस्टम हमारा अच्छा खासा इस लेवल पर डेवलप होने लगा था। तो ये जो सारे फीचर्स हैं हमें कमर्शियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर देखने को मिले। तो आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। इजी टॉपिक है, अच्छे से आपको कवर करना है, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि एनलाइटमेंट पीरियड हमारा क्या आता है। तो एनलाइटमेंट पीरियड में हम लोग देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है एज अ सोशोलॉजी हमारा यहाँ से इमर्ज होता है। यूरोपियन सोसाइटी से सबसे पहले हमारी सोशोलॉजी निकल के आती है। तो मोस्टली एनलाइटमेंट पीरियड में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो फ्रेंच है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस है, या ये जो रिवॉल्यूशंस होने वाले थे, तो यहाँ पे किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट यहाँ पे होते हैं। ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग एनलाइटमेंट पीरियड में अपना पढ़ते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे यूरोपियन सोसाइटीज में सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलप हुई। फ्रेंच जो फिलोसोफर्स हैं वो हमारे कैसे डेवलप हुए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग एनलाइटमेंट पीरियड में पढ़ते हैं। तो ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एनलाइटमेंट पीरियड में मोस्टली हमें क्या देखने को मिला, एक चेंज शिफ्ट हमें देखने को मिला ट्रेडिशनल फ्यूडल सोसाइटी से अब आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ हमें देखने को मिली। पहले के सोसाइटी में क्या होता था, लोग जो पुरानी चीजें हैं उनको ही मानते थे। जैसे डार्क एजेस में हमने देखा जो पुराने रिलीजियस बिलीफ हैं उनको लोग हमारे ज्यादा फॉलो करते थे। बट आज के टाइम पे एनलाइटमेंट पीरियड से क्या हुआ, साइंसेस में लोग ज्यादा बिलीव करने लगे। हर चीज का कारण हम लोग, साइंटिफिक रीजन हम लोग हर चीज का ढूंढने लगे। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें एनलाइटमेंट पीरियड से ही ये सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिली। न्यू थिंकिंग लोगों की डेवलप हुई रियलिटी को देखने के लिए। नया तरीका लोगों का डेवलप हुआ कि किस तरह से वास्तविकता में, रियलिटी में हमारी सोसाइटी में किस तरह से चीजें चलती हैं। जैसे पहले के टाइम पे आप लोग जानते हो कि सब लोग यही सोचते थे कि हर चीज का रिलीजियस कारण क्या है। मतलब कोई भी घटना, कोई भी फेनोमेना हमारी सोसाइटी में होता है तो उसका रिलीजियस कारण क्या है। या हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि भगवान ने ये करवाया है सोसाइटी में, या रिलीजियस कारण हम लोग हर चीज का ढूंढने की कोशिश करते थे। बट एनलाइटमेंट पीरियड के बाद क्या हुआ, लोग साइंसेस में ज्यादा बिलीव करने लगे, हर चीज का साइंटिफिक रीजन ढूंढने लगे। जैसे सपोज पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई इंसान जा रहा है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो लोग ये सोचते थे कि भगवान की ऐसी मर्जी थी या इस वजह से ऐसी घटना हुई। बट आज के टाइम पे लोग उसका एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या किस वजह से ये जो सिनेरियो है वो हमारा क्रिएट हुआ। तो आज के टाइम पे जो सारी चीजें हैं वो इस तरह से लोगों की जो थिंकिंग है वो हमारी डेवलप होना स्टार्ट हुई। पहले के टाइम पे जो चर्च की अथॉरिटी, वो अब आज के टाइम पे मोनार्क, मतलब पहले के टाइम पे किस तरह से लोग रिलीजियस जो पर्सन है उनको ज्यादा अथॉरिटी उनके पास होती थी। बट आज के टाइम पे जो किंग्स मैन है या मोनार्क वगैरह है उनके पास ज्यादा हमारी अथॉरिटी होने लगी रिनाइसेंस या फिर एनलाइटमेंट पीरियड में। तो ये चीजें भी आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हर चीज को यहाँ पे साइंटिफिकली देखा जाने लगा। वैज्ञानिक रूप में हर चीज का यहाँ पर अध्ययन करने लगे थे। हर चीज को हम लोग रेशनल तरीके से सोचने लगे। तर्क संगत तरीके से हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को सोचने लगते हैं। मतलब हर चीज का हम लोग लॉजिकल रीजन ढूंढने लगते हैं कि क्या हमारी सारी चीजें चली होंगी। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, स्पेशली यूरोपियन सोसाइटी में विज्ञान और वाणिज्य का विस्तार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एनलाइटमेंट पीरियड में। जो जिसका मेन कारण था हमारा कमर्शियल रिवॉल्यूशन और जो भी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हमारे हुए थे। तो ये चीजें भी आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम लोग देखें
रेनाइसेंस पीरियड शुरू होता है, तो एक तरह से एनलाइटमेंट पीरियड को हम लोग रेनाइसेंस पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हम लोग एक तरह से इसे कहते हैं कि किस तरह से हमारी जो साइंसेस है उसमें कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। जो पुरानी अथॉरिटीज़ हैं उसको लोग चैलेंज करने लगे, मतलब नए जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें सब जो सारी चीज़ें हैं उनको सब अब स्टडी करने लगे कि कैसे हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न हमारा क्या है, या किस तरह से साइंटिफिकली हमारी सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं रिनाइसेंस पीरियड में हमें देखने को मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेट्रार्क हमारे थिंकर हैं जिन्हें हम लोग फादर ऑफ रेनाइसेंस के नाम से भी जानते हैं, तो इनका भी नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। वन वर्ड में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो रिनाइसेंस पीरियड में क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो विजुअल आर्ट्स जो है, जैसे मैंने बताया आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हमें रिनाइसेंस पीरियड में देखने को मिला। साइंटिफिक जो अप्रोच है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, वो हमारा रिनाइसेंस पीरियड में डेवलप होता है। हर चीज जो भी पेंटिंग्स वगैरह हैं, पेंटिंग्स वगैरह लोग जिस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं, उस चीज में अब लोगों की थिंकिंग हमें नजर आने लगी कि लोगों की जो थिंकिंग है, जैसे हम लोग जो सोचते हैं उसी तरह की पेंटिंग वगैरह आर्टिस्ट हमारे बनाती है। जिस तरह से चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही होती हैं उसी तरह की लोग पेंटिंग्स बनाते हैं। तो ये जो इफेक्ट था हमारा साइंसेस का या लिटरेचर में किस तरह से डेवलप हो रहे थे, ये सारी जो चीजें हैं इसका इफेक्ट हमें पेंटिंग्स वगैरह में भी देखने को मिला कि किस तरह से सारी चीजों में हमें डेवलपमेंट, साइंटिफिक अप्रोच, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा कैसे डेवलप हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मेडिसिन वगैरह जो है उसमें भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। डॉक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं, ये जो हमारे फील्ड्स हैं ये अब और ज़्यादा डेवलप होने लगे। ह्यूमन बॉडीज कैसे हमारी कंस्ट्रक्ट होती है, मतलब ह्यूमन बॉडीज में कितनी बोन्स हैं हमारी, किस तरह से सेल्स टिश्यूज हमारे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखने लगे। जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी है, ये सारी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, विकृति विज्ञान, ये सारे जो क्षेत्र हैं इन सभी में डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिला। तो ये भी एक तरह से रिनाइसेंस या फिर एनलाइटमेंट पीरियड का इफेक्ट था, ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री जो थ्योरी है उसमें भी हमारे डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हमारी कैसे काम करती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्टिलेशन, एमेल्गेमेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। तो ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी, मतलब लोग अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे, नई नई जो कंट्रीज हैं, नए नए जो प्लेसेस हैं उनकी खोज अब आज के टाइम पे होने लगी। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस का नेम आप सभी जानते हो, जिन्होंने अमेरिका की हमारी खोज की थी 1492 में, मतलब वही 15 सेंचुरी में। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये भी हमें रिनाइसेंस पीरियड के टाइम पे ही देखने को मिले। वास्को दा गामा आप सभी जानते हो इंडियन शोर्स पे हमारा आए थे। जैसे सबसे पहले जो पोर्टुगीज हैं वो हमारे इंडियन शोर्स पे आए थे, फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी आई। तो इस तरह से ये जो नेविगेशन है ये भी हमारा स्टार्ट हुआ, मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी खोज हमारी स्टार्ट हुई, लोगों का ट्रेवल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कोलोनियलिज्म का हमारा यहाँ पे बिगनिंग्स होती हैं, उपनिवेशवाद जो है वो यहाँ पर हमारा शुरू होता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये जो सारे फील्ड्स हैं इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हमें रिनाइसेंस पीरियड के टाइम पे देखने को मिला। तो ये सभी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से सब एकदम क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन जो है, किस हमारे जो साइंटिस्ट हैं निकोलस कॉपरनिकस, इनके नेम पे ये हमारा लिखा गया था। तो सबसे पहले तो इनका नेम ही आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन में मोस्टली हमारी क्या बात की गई थी, जैसे पहले के टाइम पे हमारा ये माना जाता था, हमारी जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है वो हमारी फॉलो की जाती थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी है उसमें क्या माना जाता था कि जो अर्थ है वो हमारी फिक्स्ड रहती है, और जो सन है, मून्स है, वो हमारे अर्थ के अराउंड घूमते हैं। पहला ये हमारा अज्यूम किया जाता था, तो इसे हम लोग जियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं। जैसे आप सभी जानते हो
सोलर सिस्टम में पहले के टाइम पे ये मानते थे लोग कि जो अर्थ है वो हमारी सेम रहती है, बट जो सन और मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड इस तरह से रिवॉल्यूशन हमारे लगाते हैं। बट निकोलस कॉपरनिकस जो साइंटिस्ट हमारे थे, उन्होंने ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है इसको हमारा रिजेक्ट किया था, और उन्होंने अपनी जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है उसके बारे में उन्होंने बात की थी। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था कि जो अर्थ है वो फिक्स्ड नहीं है। उन्होंने ये अपनी थ्योरी में बताया कि अर्थ जो सन है वो तो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता है, और जो अर्थ है वो हमारी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो ये जो थ्योरी है आज के टाइम पे भी आप सभी जानते हो, हम लोग यही मानते हैं कि जो सन है वो फिक्स्ड है, और जो अर्थ है हमारी वो हमारी रिवॉल्व करती है। एक तो अर्थ है कि अपने एक्सिस पे ही घूमती है, जैसे आप सभी जानते हो अर्थ जो है एक दिन में अपनी एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से डे और नाइट हमें देखने को मिलते हैं। और अर्थ जो है एक साल के अंदर सन के अराउंड पूरा एक जो अपना रिवॉल्यूशन है वो अपना कंप्लीट करती है। तो ये जो प्रिंसिपल है निकोलस कॉपरनिकस ने अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में हमें बताया था। तो इसके बाद ये जो सारे डेवलपमेंट है ये भी हमें रिनाइसेंस पीरियड में ही देखने को मिले। मतलब जो एनलाइटमेंट पीरियड हमारा था उसमें ये सारी जो चीजें हैं डेवलपमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिले। तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किस थिंकर ने कौन सी थ्योरी दी थी या क्या क्या डेवलपमेंट्स हमारे रिनाइसेंस पीरियड में हुए। तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो कॉपरनिकस का जो वर्क था, मतलब उन्होंने जो अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी उसे काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी माना गया था। मतलब काफी ज्यादा चेंज हमें इस थ्योरी के बाद देखने को मिले कि लोग ये फिर बिलीव करने लगे कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, किस तरह से सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, किस तरह का सोलर सिस्टम है। ये सारे जो पैटर्न्स हैं इनके बारे में भी लोग अच्छे से सोच विचार करने लगे, या क्या किस तरह से सारी चीजें हमारी सोसाइटी में सोलर सिस्टम में चलती हैं। इन सभी के बारे में हमारा एनलाइटमेंट पीरियड में बात की गई थी। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें, साइंसेस का मोस्टली डेवलपमेंट हमें रिनाइसेंस पीरियड में देखने को मिलता है। विज्ञान का इम्पोर्टेंस हमें पुनर्जागरण जो काल है, रिनाइसेंस पीरियड है, उसमें हमें देखने को मिलता है। जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हमारे थे उनका अच्छे से यहाँ पे क्लोज ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अच्छे से उन्हें पूरा परखा जाता है। किसी भी थ्योरी को मानने से पहले हम लोग उसकी पूरी अच्छे से जांच परख करते हैं कि किस तरह से कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी चीजें जो हमारी सोसाइटी में हो रही है उसका साइंटिफिक रीजन हमारा क्या है। तो ये हमें देखने को मिला था। कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन ने एक तरह से हमें बताया है कि किस तरह से ओल्ड सिस्टम जो है वो एक तरह से गलत थ्योरी हमारी फॉलो करता था, और आज के टाइम पे किस तरह से सारी जो चीजें हैं या जो अर्थ का हमारा सिस्टम है वो किस तरह से चलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं हमें एनलाइटमेंट पीरियड में बताई गई थी। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है कि एनलाइटमेंट पीरियड हमारा क्या था, डार्क एजेस हमारा क्या था, या किस तरह से डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में चलता है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं एक बार आपको क्विकली रिवीजन करवा देती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया। तो आज की क्लास में मोस्टली हमने इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी से स्टार्ट किया था कि हमारी सोशोलॉजी कैसे इमर्ज होती है। तो मेन इवेंट्स हमारे क्या थे सोशोलॉजी की इमरजेंस के, वो आप सभी को पढ़ना है। तो डार्क एजेस हमारा आता है, एनलाइटमेंट पीरियड फिर हमारा आता है, इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर सोशलिज्म एंड फेमिनिज्म। ये सारे जो डिफरेंट पीरियड्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो आज की क्लास में हमने डार्क एजेस एंड एनलाइटमेंट पीरियड के बारे में कवर किया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मोस्टली हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे। बट ये जो सारे इवेंट्स हैं इनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर डार्क एजेस में हमने देखा कि किस तरह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, हर चीज़ का डाउनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करनी है।
फिर डार्क एजेस के बाद हमें एनलाइटमेंट या फिर जो रिनाइसेंस पीरियड है वो हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले कमर्शियल रिवॉल्यूशन हमने देखा कि किस तरह से जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, व्यापार का हमारा किस तरह से विस्तार हो रहा था, कैसे कैसे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारा डेवलप हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बैंकिंग का हमारा एक्सपेंशन हुआ, कमर्शियल रिवॉल्यूशन में कंपनीज हमारी कैसे इमर्ज हुई, न्यू जो मर्चेंट क्लासेस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हमारी कैसे इमर्ज हुए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कमर्शियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर देखने को मिली। एनलाइटमेंट पीरियड में हमने देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट हमारे साइंसेज में मोस्टली किस तरह से डेवलपमेंट होने लगा। फ्यूडल सोसाइटी से अब एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी अब हमारी बढ़ रही थी। सो रिलीजियस बिलीफ से ज़्यादा मोनार्की सिस्टम यहाँ पर हमारा फॉलो होने लगा था। हर चीज़ को साइंटिफिकली रेशनल लॉजिकल तरीके से हम लोग सोचते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो रिनाइसेंस पीरियड में हमने आर्ट, मेडिसिन, केमिस्ट्री, नेविगेशन, ऑटो, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर हमने कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन के बारे में देखा, जहाँ पर निकोलस कॉपरनिकस हैं, उन्होंने जो पुरानी जियोसेंट्रिक थ्योरी थी कि मतलब अर्थ हमारी फिक्स्ड रहती है, सन अर्थ के अराउंड हमारा घूमता है, इस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट करके अपना हेलियोसेंट्रिक थियरी हमें दिया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि सन हमारा फिक्स रहता है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड हमारी घूमती है। इस वजह से इस तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो चलता है। तो ये जो सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं हमें रिनाइसेंस पीरियड में देखने को मिले। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आए हो, आपको समझ आया हो कि किस तरह से सोशोलॉजी का इमर्जेंस है वो देखने को मिला। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इनके वजह से सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हमारे इमर्ज होता है, जहाँ पर डिफरेंट जो भी ये जो इवेंट्स हैं इनके बारे में हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। एक होमवर्क क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जो आज हमने आज की क्लास में कवर किया, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो इसका सभी लोग मुझे होमवर्क में आंसर करके बताएंगे। एंड क्लासेस आपको पसंद आए, क्लासेस अच्छी लगे तो क्लास में कमेंट भी किया करें